हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो इन दिस वीडियो इन्वेंट्री कंट्रोल हम डिस्कस करेंगे जेकेएसएसबी के लिए। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम क्वालिटी कंट्रोल आएंगे, आज इन्वेंट्री कंट्रोल डिस्कस होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ठीक है, तो देख सकते हो इसमें हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा वीडियो तो ठीक बात है। ठीक है, सो जो भी कंटेंट था सारा कुछ एक साथ मिला के मैंने इस वीडियो में रखा है। सो मे बी इट इज हेल्पफुल टू यू, मे बी इट इज हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहला डेफिनेशन आता है व्हाट इज द इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहला डेफिनेशन आता है व्हाट इज द इन्वेंट्री कंट्रोल। सो यहाँ आप चेक कर सकते हो, यू कैन चेक आउट द डेफिनेशन दैट इन्वेंट्री कंट्रोल इन्वॉल्व्स राइट चेकिंग एंड मेंटेन इन स्टॉक एट द डिजायर्ड लेवल। देखो, आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को ठीक है ना सेल करते करते यू विल चेक आउट हमारा स्टॉक कितना है। ठीक है, हमारा रिमेनिंग स्टॉक कितना है। अगर हमारा स्टॉक हम बेच रहे हैं, ठीक है, क्या हमारे पीछे कुछ स्टॉक अवेलेबल है, सो दैट इज इन्वेंट्री। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसी इन्वेंट्री को हमें कंट्रोल करना होगा एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द इन्वेंट्री कंट्रोल। नहीं, कहने की बात यह है कि आपके पीछे जो है, ठीक है ना, जिसको हम गोडाउन बोलते हैं। ठीक है, तो गोडाउन में आपका ये प्रोडक्ट है, पेंडिंग है। ठीक है, कितना पेंडिंग है, हाउ मच, यानी कितना पेंडिंग है। अगर ओवर एक्सेस सेल हो गया तो क्या ये जो पीछे हमारा स्टॉक पड़ा है विल इट बी एबल टू फुलफिल द नीड्स। तो यही सब डिस्कस करते हैं इस इन्वेंट्री कंट्रोल में। ठीक है, देखो, तो इससे होगा क्या सर, ये एश्योर करता है इकोनॉमिक ऑपरेशंस। ठीक है, इकोनॉमिक ऑपरेशंस एश्योर करता है, मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट भी आपका एश्योर करता है। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट को इन्वेंट्री में रखा फॉर दी 20 डेज, ठीक है, 20-30 डेज। सर इसका जो, लेट अस सपोज इसका प्राइस है वो गिर गया, तो दैट विल काज द प्रॉब्लम। ठीक है ना, अब इसी प्रॉब्लम को ठीक है ना कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में इन्वेंट्री कंट्रोल है। सो दैट मीन्स इट विल एश्योर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो, एडुकेट स्टॉक, ठीक है ना, अवॉइड शॉर्टेज। ये आप याद रखोगे, जितना स्टॉक आपके पास ज्यादा रहेगा, ठीक है, उतना शॉर्टेज ऑब्वियसली कम रहेगा। सो उतना शॉर्टेज कम रहेगा, एग्जैक्टली। बट मान लीजिए ओवर स्टॉक हो गया, ओवर स्टॉक हो गया। ओवर स्टॉक का मतलब है आपने बहुत ज्यादा ऑर्डर किया था, किसी भी चीज को आपने बहुत ज्यादा ऑर्डर किया था, तो ये चीज ठीक है, इट विल काज द एक्सेस कॉस्ट। तो ये काज करेगा एक्सेस कॉस्ट, रिमेंबर। इसी तरह इन पॉइंट्स को लिखोगे, ठीक है, इंशाल्लाह यू विल फाइंड आउट दिस वीडियो हेल्पफुल। सो अंडर स्टॉक लीड्स टू द प्रोडक्शन डिले। तो कभी हो सकता है ऐसा, अंडर स्टॉक है, अंडर स्टॉक मीन्स दैट लेस नंबर ऑफ स्टॉक्स आर इन इन्वेंटरी, तो इस वजह से प्रोडक्शन डिले हो सकता है। ठीक है, जैसे आप जाते हो कोई चीज खरीदने, ठीक है, तो वहां पे बोलते हैं ठीक है ये चीज अवेलेबल नहीं है अभी, दिस थिंग इज नॉट अवेलेबल टू राइट नाउ, तो दैट मीन्स दिस इज अंडर स्टॉक। तो बाद में क्या हो सकता है, अगर ये ज्यादा टाइम तक अंडर स्टॉक में रहा, सो इट विल कॉज दी प्रोडक्शन डिले, तो प्रोडक्शन डिले हो सकता है। ठीक है, अरे समझ, सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। देखिए, मेंटेन करता है ऑप्टिमम इन्वेंटरी लेवल। सबसे पहले ये मेंटेन करेगा ऑप्टिमम इन्वेंटरी लेवल, इस बात को समझने की नीड नहीं है। सो फैकल्टेटिव टाइमली प्रोक्योरमेंट कंसिडरिंग लीड टाइम। देखो, लीड टाइम हम आगे डिस्कस करेंगे। तो किसी भी वक्त आपके पास में प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा एंड यू कैन सेल आउट द प्रोडक्ट, और इससे आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो यही बोलता है टाइमली प्रोक्योरमेंट, यानी टाइमली हमारे पास चीजें अवेलेबल होती है जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे। सो ये इसका एक और एडवांटेज है। हेल्प्स इन पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ द इन्वेंटरीज। तो साथ साथ में ठीक है, आपको ये चेक करा के देता है कि हमारे पास में स्टॉक अवेलेबल कितना है, हमारे पास में स्टॉक अवेलेबल कितना है, और वी आर डूइंग विद द ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉक में हम है। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन आएगा किसमें, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल मूवमेंट।
और साथ साथ में जो मटेरियल का मूवमेंट होगा, ठीक है, उसको भी साथ साथ में ये मेंटेन करेगा, ठीक है, उसको भी ये साथ साथ में मेंटेन करेगा। So these are some of the advantages. एक और एडवांटेज लिख सकते हैं, guides us on storing and issuance of inventories for the go down, ठीक है। So storage यानी गाइडिंग करेगा, so गाइडिंग करेगा रिलेटिव व्हाट, गाइडिंग रिलेटिव द स्टोरेज, यानी हमें स्टोर कितना करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द इन्वेंटरी। इसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं, विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। तो यहाँ लिखा है स्टेप्स क्या है इन्वॉल्व एंड टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल क्या है हमारे लिए, ठीक है ना। सबसे पहले अगर देखेंगे स्टेप, सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा स्टेप नंबर 1, विच इज गोइंग टू बी डिसाइड ऑन मिनिमम इन्वेंटरी लेवल। सबसे पहला ये चीज हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास में मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी कितना है, ठीक है, यानी आपको काउंट करना होगा हाउ मेनी थिंग्स आर लेफ्ट, ठीक है ना, how many things of this particular product are left, that is the minimum inventory level। तो पहली चीज यही होगी, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या डिसाइड करोगे, सो यू विल चूज द डिसाइड रीऑर्डर लेवल। अब हमें कोई चीज मान लीजिए इट इज अंडर स्टॉक, कोई चीज आपका अंडर स्टॉक है, अंडर स्टॉक है, तो इसको हमें रीऑर्डर करना है, एग्जैक्टली सर रीऑर्डर करना है। सो डिसाइड करना होगा रीऑर्डर लेवल, कितना हमें रीऑर्डर करना पड़ेगा। सो लेट अस सपोज हमने, ठीक है ना, 1000 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को रीऑर्डर करना है, सो दैट इज व्हाट डिसाइडिंग द रीऑर्डर लेवल। इसके साथ साथ हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा चूज साउंड इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड। अब आपने रीऑर्डर कर लिया, इसके बाद आपके पास में, ठीक है ना, एक अच्छा मेथड होना चाहिए इन्वेंटरी का, सो दैट दीज थिंग्स विल बी राइट। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इनको अच्छे से सेल किया जाता है या इनका अच्छे से इन्वेंटरी किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास में टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल आता है। फर्स्ट इज द ऑफिशियल एंड सेकंड वन इज द अनऑफिशियल। सो व्हाट इज द ऑफिशियल? ऑफिशियल का मतलब है द मटेरियल लाइंग इन द मेन स्टोर्स एंड बीइंग अकाउंटेड फॉर बट नॉट हैव बीन इशूड टू द यूज येट। तो ये अकाउंटेड मटेरियल है। मान लीजिए ऐसा मटेरियल जो हमने रखा है, अभी स्टॉक में रखा है, इसको स्टॉक में रखा है, बट अभी ये नहीं गया है फॉर द सेलिंग, ठीक है, फॉर सेलिंग नहीं गया है अभी, ठीक है। सो दैट मीन्स इट हैज नॉट बीन इशूड येट टू यूज यूनिट्स, राइट, टू यूज यूनिट्स। ये हमारा ऑफिशियल अकाउंट हो गया। अब बाद में बात करते हैं अनऑफिशियल अकाउंट की। द मटेरियल हैज बीन इशूड टू द यूजर यूनिट्स, लाइक डिस्पेंसरी होगा इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसमें। तो इशूड टू द अदर यूनिट्स, यहाँ पे अनऑफिशियल में हम इशू करते हैं इस चीज को टू द अदर यूनिट्स, लाइक डिस्पेंसरी आएगा, एट स्टाफ देख सकते हो। सो व्हाट आर द टू टाइप्स, दैट इज द ऑफिशियल एंड द अनऑफिशियल। ऑफिशियल में हमने अभी तक स्टॉक को, ठीक है ना, हमने अभी तक जो स्टॉक है उसको स्टोर में ही रखा है, ठीक है, दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड, दैट हैज बीन नॉट बीन यूज्ड और इशूड टू यूज यूनिट्स, ठीक है, बट ऑफिशियल में हम ये यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी क्या रहेगा, तो सप्लाई मटेरियल ऑन टाइम, ये हमें मटेरियल टाइम पे सप्लाई करा के देता है। एश्योर मैक्सिमम क्लाइंट सर्विस, अब जब टाइम पे चीजें अवेलेबल होगी तो मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम क्लाइंट सर्विस आएगा, ठीक है ना, बहुत सारे ग्राहक आएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। सो मिनिमाइज आइडल टाइम एंड शॉर्टेज, आइडल टाइम हम अभी डिस्कस करेंगे, शॉर्टेज जो है इसको मिनिमाइज कर लेता है, एग्जैक्टली सर। साथ साथ में अवॉइड शॉर्टेज ऑफ द स्टॉक, तो शॉर्टेज ऑफ द स्टॉक ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अगर अनफोर्सिन डिमांड है तो उसको भी ये मीट करेगा। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का सेल बहुत ज्यादा हो गया, अब वहां पे अनफोर्सिन, ठीक है, डिमांड हो गया, तो हमने इन्वेंट्री करके रखा है, चीजों को, स्टॉक को इन्वेंट्री में रखा है। तो यहाँ पे हम अनफोर्सिन डिमांड, ठीक है, अनफोर्सिन डिमांड मीट करेगा ये इन्वेंट्री। इसमें हम देखते हैं एवरेज आउट डिमांड फ्लक्चुएशंस, या अगर डिमांड फ्लक्चुएशंस आया तो इसको भी ये एवरेज आउट करेगा, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेंट्री। आप इसको आराम से लिख सकना,
ठीक है, लिखना और एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखना। यू विल फाइंड आउट, इंशाल्लाह यू विल फाइंड आउट दिस हेल्पफुल वीडियो। नेक्स्ट अब देखते हैं फंक्शंस क्या है इन्वेंटरी कंट्रोल का। सर फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन टू कैरी द एडुकेट स्टॉक, टू अवॉइड स्टॉक आउट, आई विल नॉट एक्सप्लेन। टू ऑर्डर सफिशिएंट क्वांटिटी per order to reduce the order cost, to stock just sufficient quantity to minimize the inventory carrying cost. अभी मैं बोलूंगा what are these costs. To make the judicial selection of limiting the quantity of, right, आप ये पढ़ सकते हो, and the costly materials, आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं these were the functions of the quality inventory control। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल एंड सिस्टम्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो है, डिटरमाइन ऑर्डर क्वांटिटी या डिटर्मिनेशन ऑफ द रीऑर्डर पॉइंट और रीऑर्डर लेवल, ये तो हमने अभी देखा, दीज वर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द इन्वेंटरी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें पीरियडिक या साइक्लिक सिस्टम एक होता है, ठीक है। तो व्हाट इज पीरियडिक एंड साइक्लिक इन्वेस्टमेंट? So it means that order placement depends on stock on hand and the rate of consumption. देखो, placement of the order depends upon the stock on hand and rate of consumption. तो अगर किसी ऑर्डर को आपको प्लेस करना है, ये डिपेंड करेगा हमारे पास में स्टॉक कितना अवेलेबल है, और ये डिपेंड करेगा इसका कंजप्शन कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा स्टॉक अवेलेबल है, सो उस हिसाब से आप ऑर्डर प्लेस करोगे, या रेट ऑफ कंजप्शन ज्यादा होता है तो आप ऑर्डर ज्यादा कराओगे। सो दीज वर सम ऑफ दी व्हाट, दिस इज द पीरियडिक या साइक्लिक मेंटेनेंस। इसके साथ साथ ऑर्डरिंग इंटरवल इज फिक्स्ड, और इसमें जो ऑर्डरिंग इंटरवल होता है, द ऑर्डरिंग इंटरवल इज फिक्स्ड, बट क्वालिटी जो है और क्वालिटी ऑर्डर जो है वो वैरी करता है, ठीक है। क्वालिटी ऑर्डर वैरीज, आप इसको देख लेना। नाउ इसमें एक टू बिन सिस्टम आता है। व्हाट इज दिस टू बिन सिस्टम? तो इसमें मान लीजिए दो बिन्स हमारे पास रहेंगे, ठीक है। तो जो स्टॉक हेल्ड इन टू बिन्स, एक होता है वन फॉर करंट यूज एंड वन फॉर द बैकअप। एक होता है करंट यूज के लिए, दूसरा होता है बैकअप के लिए। तीसरा देखते हैं, बैकअप बिन यूज्ड, ठीक है, ड्यूरिंग रिप्लेनिशमेंट पीरियड। तो ये जो बैकअप बिन है, इसको हम रिप्लेनिशमेंट पीरियड में यूज करेंगे, ठीक है। So these are the some two bin systems, ठीक है। ये आपका टू बिन सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। यहाँ देखते हैं लीड टाइम एंड स्टॉक लेवल क्या होता है। व्हाट इज द लीड टाइम एंड व्हाट इज द स्टॉक टाइम? सो लीड टाइम, इफ वी डिफाइन दिस लीड टाइम, द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एंड रिसीविंग द ऑर्डर। देखो, सबसे पहले लीड टाइम क्या होता है? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ डेज बिटवीन प्लेसिंग ऑफ इंडेंट एंड रिसीविंग द इंडेंट। आपने मान लीजिए कोई सा भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया, जैसे आज करते हैं, तो हमने आज ऑर्डर किया डे नंबर 1 पे, लेट अस सपोज इट इज प्लेस्ड और इट इज रिसीव्ड आफ्टर 10 डेज। सो दीज 10 डेज विल बिकम द लीड टाइम। ये 10 डेज क्या बन जाएगा आपका? दिस इज द लीड टाइम। अब ये जो लीड टाइम है, इसमें हमारे पास दो टाइम्स होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम या एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको हम बायर्स लीड टाइम बोलते हैं। So I'll write down here administrative, जो है इसको हम बोलेंगे, we will call this as buyer's lead time also. So it is buyer's lead time and it consists of supplier delivery time. अब इनका डेफिनेशन देखते हैं। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव या बायर टाइम क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग द परचेज रिक्विजिशन, obtaining quota, receiving purchase order to reach the supplier etc. देखो, मान लीजिए सिंपल बात में क्या होता है, मान लीजिए आपने रेज किया, मुझे ये चीज लेना है, तो इसके साथ आपको टाइम लगा। इसके साथ साथ में आपको आपने, ठीक है ना, परचेज रिक्विजिशन ऑर्डर लगाया, रेजिंग परचेज ऑर्डर में, ठीक है ना, इसके साथ टाइम लगा, या ऑर्डर टू रीच द सप्लायर, ये होता है, दिस इज द सप्लायर टाइम, सॉरी दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम। अब डिलीवरी और सप्लायर लीडिंग टाइम क्या होता है?
टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग शिपमेंट इज डिले इन ट्रांजिट। देखो सबसे पहले क्या होता है, आजकल ये ज्यादातर देखते हैं, तो पहले आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर के बाद ठीक है इसका रेट, इसका डिस्काउंट सब कुछ मिल जाता है, इसके बाद ये शिपमेंट तक जाता है, ठीक है शिपमेंट तक जाता है। तो मान लीजिए पहले से शिपमेंट तक, ठीक है मान लीजिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव बायर टाइम है, ठीक है। अब शिपमेंट में क्या होगा, इसको हम ऑर्डर करेंगे, इसको ठीक है स्टोरेज किया जाएगा, पैकिंग किया जाएगा, फिर हमारे पास आएगा यानी डिलीवरी टाइम तक। डिलीवरी टाइम तक जितना सारा टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड सप्लायर डिलीवर टाइम, ठीक है। देखो आपका क्या काम था, सर मेरा काम था ऑर्डर देना, मैंने दे दिया ऑर्डर। अब जहां से ऑर्डर ले रहे वो वाला कंपनी, ठीक है ना, क्या करेगा, अपना टाइम ले लेगा, एंड दैट टाइम, उस टाइम के हिसाब से, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड है डिलीवरी टाइम या सप्लाई टाइम, ठीक है। सो दीज आर द टू। यहाँ पे देखो लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम या बायर्स टाइम प्लस डिलीवरी सप्लायर डिलीवरी टाइम, सप्लायर डिलीवरी टाइम, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं मिनिमम या सेफ्टी बफर स्टॉक क्या होता है। इट इज रिजर्व स्टॉक, ठीक है, रिजर्व स्टॉक फॉर अनएक्सपेक्टेड कंजप्शन और डिले। तो कभी अगर डिले हो गया, मान लीजिए हमारा ऑर्डर आज पहुंचना था, 10 दिन बाद पहुंचा, तो इसमें हम मिनिमम या बफर स्टॉक रखेंगे। तो इन दिनों में यही काम आएगा, दिस स्टॉक विल बी ओके, दिस स्टॉक विल बी यूज्ड, दिस मिनिमम या सेफ्टी या बफर स्टॉक विल बी यूज्ड। सो मैक्सिमम ऑर्डर लेवल, दिस इज द मैक्सिमम क्वांटिटी अलाउड इन द इन्वेंटरी। तो मान लीजिए आपको इन्वेंटरी में 100 प्रोडक्ट्स रखने हैं, सो 100 विल बी द मैक्सिमम क्वांटिटी, ठीक है। रीऑर्डर लेवल, पॉइंट एट विच द ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड। मान लीजिए 100 क्वांटिटी, 100 प्रोडक्ट्स आप रख रहे हो, तो 100 बन गया आपका मैक्सिमम क्वांटिटी। मान लीजिए इसमें से 50 आपने यूज किया, 50 आपने बाई किया, अब 50 तक आपने इंडिकेशन रखा है, जब मेरा ऑर्डर 50 पहुंचेगा आई विल गो फॉर द रीऑर्डर लेवल, मैं इसको वापस बराबर से 50 ऑर्डर करूंगा एंड इट विल बी अगेन 100, ठीक है, अगेन 100 आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट रीऑर्डर, अरे समझ, दिस इज द रीऑर्डर लेवल। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट है। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट में हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर कॉस्ट। अब क्या होता है ऑर्डर कॉस्ट, बोल सकते हो? ऑर्डर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग द, ठीक है ना, रिसीविंग द ऑर्डर। जब आप प्लेस करोगे ऑर्डर, फिर आप रिसीव करोगे, सो दिस इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज द कॉस्ट ऑफ गेटिंग एन आइटम इनटू द स्टोर। The process of ordering starts with raising requisition, placing an order, follow up the, ठीक है ना, transportation, recepts and inspection, acceptance and placing in store। इन्हें जो सारा टाइम लगेगा प्लेसिंग एंड ऑर्डर, प्लेसिंग एंड रिसीविंग में, तो इस बीच में आपके बहुत सारे टाइम जाएंगे। जैसे प्लेसिंग ऑर्डर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप, ठीक है ना, वेट करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, इसका एक्सेप्टेंस करोगे, एंड फिर बाद में प्लेसिंग करोगे। तो ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब इसके बाद आएगा कैरिंग कॉस्ट। तो ये कैरिंग कॉस्ट हो गया होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। ये इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, डैमेज भी आएगा, ऑब्सोलेंस भी आएगा। मान लीजिए दिस इज द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक, कॉस्ट ऑफ द होल्डिंग इन आइटम इन द स्टॉक टिल इट इज इश्यूड आउट और सोल्डेड। यानी जब तक देखो रिसीव किया आपने, चलिए तो 10 डेज के बाद आपने ये रिसीव किया, मान लीजिए इसको बाय किया आफ्टर 30 डेज, तो ये जो 20 डेज आपका रह गया, दिस इज द कैरिंग कॉस्ट। सर इन 20 डेज में इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो भी आप चार्ज करोगे, डैमेज हो सकता है, वो भी आपको देना पड़ेगा, या ऑब्सोलेंस हो सकता है, दिस ऑल विल बी गिवन, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कैरिंग कॉस्ट। बात करते हैं शॉर्टेज कॉस्ट की। लॉस ड्यू टू द स्टॉक आउट, तो कभी स्टॉक आउट हो जाता है तो उसमें लॉस्ट आ जाता है, शॉर्टेज लॉस्ट आ जाता है, या लॉस्ट गुडविल या हाल्टेड प्रोडक्शन होगा, तो इस केस से जो शॉर्टेज लॉस आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द शॉर्टेज लॉस। मान लीजिए कभी मोबाइल फोन खरीद लिया, सो ये मोबाइल फोन आपका डैमेजेड निकला। अब डैमेजेड निकला तो यही हो गया एक हाल्टेड प्रोडक्शन, ठीक है, या स्टॉक आउट हो जाएगा कोई सा भी चीज। इस केस में जो शॉर्टेज लॉस आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द शॉर्टेज, ठीक है। अब यह बात याद रखना, जो इन्वेंट्री कॉस्ट होता है
वो हमारा कैरिंग कॉस्ट होता है प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। सो इट इज कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी पहले टाइम से कितना कॉस्ट आया आपने रिसीव किया, उसके बाद कितने डेज में इन्वेंट्री में रखा, सो दैट इज द कैरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कॉस्ट इज द समेशन ऑफ द टू कॉस्ट। ठीक है, आ रहा है समझ? अब हमारे पास में इन्वेंट्री को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स है। ठीक है, ग्रुपिंग एंड क्लासिफाइंग इन्वेंट्री बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड इंपॉर्टेंस। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज है आई विल डिस्कस दैट। देखिए, सबसे पहले एबीसी एनालिसिस है, एचएमएल है, वीडी है, एसडीई है, गॉप क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एफएसएन है, एसओएस है, ईओके है, मैक्सिमम बिन सिस्टम है, टू बिन सिस्टम है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास में है। अब जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले एबीसी एनालिसिस क्या होता है? एबीसी का मतलब है एक्सपेंसिव, मॉडरेट एंड चीप। ठीक है, तो एक्सपेंसिव का मतलब है वन ऑफ दी वाइडली, देखो ये वाइडली यूज होता है सर, वाइडली यूज होता है, रिमेंबर वाइडली यूज होता है। ठीक है, यहां पर अगर एक्सपेंसिव चीज होगा कोई, देखो हमारे पास में प्रोडक्ट है, वन इज एक्सपेंसिव, मॉडरेट एंड चीप, तो इसका हम अवेलेबिलिटी 10% रखते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज का मतलब है अवेलेबिलिटी, राइट? एंड यानी फीवर इन नंबर, ये हम फीवर इन नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास में मोबाइल फोन लेते हैं। अब अगर हमारे पास में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मोबाइल फोन होगा, जैसे आईफोन होता है, तो उसको हम 10% ही, ठीक है ना, बाय करेंगे, क्योंकि इसमें खतरा रहता है, ठीक है ना, लॉसेस का। तो एक्सपेंसिव को हम 10% रखेंगे, मॉडरेट जो लेवल रहेगा उसको हम 20% बाय करेंगे, एंड जो चीप कॉस्ट होगा उनको हम 70% स्टॉक में रखेंगे। विल पुट देम 70% इन द स्टॉक। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें लॉस आ सकता है, सो देयर इज नॉट मच, ओके, यानी यहाँ पे ज्यादा खतरा नहीं है लॉस का। सो दिस इज फर्स्ट टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज द एबीसी एनालिसिस। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये एबीसी एनालिसिस किस पे हम क्लासिफाई करते हैं? दिस इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट। सो दिस इज बेस्ड ऑन कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट बोला ना, चीप, मॉडरेट, ठीक है, या आपका एक्सपेंसिव, सो दिस बेस्ड ऑन द कॉस्ट। दूसरा एनालिसिस है वीडी एनालिसिस। वीडी का मतलब है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो यहाँ पे आप लिखोगे इट इज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम। तो इट इज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, इट इज बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? एक और आपका रहेगा एसईडी, इसमें स्क्वायर, ठीक है, डिफिकल्ट एंड इजी। सो दिस बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम फोर्स्ड इन, ठीक है, प्रॉब्लम फेस्ड, यानी देखो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम फेस्ड इन द प्रोक्योरमेंट वेयर सम स्ट्रेटजीज आर मेड ऑन परचेजिंग, यानी यहाँ पे दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम फेस्ड, प्रॉब्लम फेस्ड, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम फेस्ड, राइट? बात करेंगे एसओएस की। एसओएस एनालिसिस क्या होता है? सर, सीजनल वर्सेस ऑफ सीजनल। तो किस पे होगा क्लासिफिकेशन? ये किस पे हो सकता है ये क्लासिफिकेशन? सो दिस इज बेस्ड ऑन सीजनल क्लासिफिकेशन, सिंपल बात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कश्मीर में देखते हैं, तो यहाँ हमारा समर सीजन होता है, समर्स में वन टाइप ऑफ क्लोथ्स होते हैं, तो इनको हम ऑर्डर करेंगे। इसी तरह विंटर्स में वन टाइप ऑफ क्लोथ्स होते हैं, तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन। Getting the point? So this is SOS analysis. Now we'll see another which is called as XYZ analysis. So this is based on inventory head. Remember, this is based on the inventory head. ठीक है, और यहाँ पे अभी, हाँ, यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट और भी है, चलिए। तो यहाँ ग्लोफ एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, GOLF। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है, that is the government order local and foreigner। ठीक है, so this is government, ठीक है, this is government, और क्या है इसमें, this is for ऑर्डिनरी है। ठीक है, असल में ये जो टॉपिक है कहीं पर मिला नहीं, अब जितना भी टॉपिक है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, आप देख सकते हो। एंड द लास्ट वन इज फॉरेनर। So this classification will be on the basis of, ठीक है, this is on the basis of the material. So it is based on the material. ये जो ग्लोफ एनालिसिस, this is based on the material.
समझ, दिस इज बेस्ड ऑन द मटेरियल। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास है, ठीक है, FSN। FSN फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, FSN भी लिख सकते हो आप। सो FSN मतलब है फास्ट, ठीक है, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आप देख सकते हो। दिस इज बेस्ड ऑन द टाइम, रिमेंबर दिस बेस्ड ऑन द टाइम। ठीक है, हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द EOQ। व्हाट इज दिस EOQ? EOQ which is widely used, ठीक है, EOQ। सो कहां पर लिख सकते हैं EOQ? चलिए यहां पर लिखेंगे EOQ। सो इसका मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर। हाँ, एक सेकंड दे दो। सो EOQ मीन्स EOQ means economic. This is economic. This is order and quality, right? Economic order quality. Economic order quality. So यहाँ ये चीज याद रखोगे सर, this is one of the, ठीक है ना, most effective technique, ठीक है, most effective technique. This is most effective technique. So this is one of the most effective technique. और भी लिख सकते हैं कुछ, ठीक है ना, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करते हैं EOQ, उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। EOQ के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। सो दैट इज अंडर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय C। तो A क्या है सर यहाँ पे? A इज द एनुअल कॉस्ट और पीरियडिक रिक्वायरमेंट, सॉरी, A इज द एनुअल डिमांड, A इज द एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड। The next point to be referred is O is the order cost, ordering cost, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और यहां पे जो आपका C रहेगा दैट इज द कैरिंग कॉस्ट, C इज द कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से मैं डिस्कस करता हूँ, ABC एनालिसिस वाइडली यूज्ड, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं एक्सपेंसिव 10%, मॉडरेट 20%, चीप रखते हैं 70%। VD होता है वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, इंपॉर्टेंस पे होगा, ठीक है। SED में हम रखते हैं स्कैर्ड, ठीक है ना, डिफिकल्ट एंड इजी। सो इट इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम फेस्ड इन, ठीक है ना, प्रॉब्लम फेस्ड इन मटेरियल, ठीक है। प्रॉब्लम फेस्ड इन मटेरियल का मतलब है कि आपको ये मटेरियल मिल जाता है, जैसे कोई चार्जर होता है, मैं आपको डे टू डे एग्जांपल में बोल सकता हूँ, कैमरा का चार्जर हो सकता है, राइट। तो यहाँ नहीं मिल सकता, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल सकता है, श्रीनगर में एक बार अवेलेबल होगा, नहीं, एक जगह पे अवेलेबल हो सकता है। सो दिस द सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हो। तो इसी तरह सिकार, डिफिकल्ट एंड इजी लिखा है। एंड SOS यानी सीजनल वर्सेस ऑफ सीजनल, इसके लिए मैंने बोला आपको समर या विंटर क्लॉथेस। इसी तरह XYZ एनालिसिस, इसी तरह गॉफ एनालिसिस। सो गॉफ एनालिसिस में हमने बोला, ठीक है, इट इज गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी, लोकल एंड फॉरेनर, इट इज बेस्ड ऑन द मटेरियल। लास्ट टाइम ये पूछा था जी कैसे, ठीक है ना। चलिए नाउ विल सी द क्वेश्चंस, विल सी सम क्वेश्चंस, ठीक है, विल सी सम क्वेश्चंस नाउ, वेट अ सेकंड। सो विल सी सम क्वेश्चंस नाउ, देखते हैं क्वेश्चंस, ओके। सो पहला क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंटरी? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? रिड्यूस, इंक्रीज द प्रोडक्शन टाइम, रिड्यूस द नंबर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, मेंटेन एडिक्वेट स्टॉक एंड रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट, इंक्रीज द परचेज फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज द परचेज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द, मतलब यहाँ पे हो गया इंक्रीज परचेज फ्रीक्वेंसी, ये हो गया कि आप एक मटेरियल को बार बार परचेज करो टू सोल्ड आउट, ये हमारा मोटिव नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इन्वेंटरी? अवॉइड स्टॉकेज आउट, ठीक है, नहीं, ये अवॉइड नहीं करता है। ऑर्डर एक्सेसिव क्वालिटी, ये भी नहीं करेगा। मिनिमाइज मिनिमाइज कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना, मिनिमाइज कैरिंग कॉस्ट, हाँ। अवॉइडेज स्टॉकेज आउट, ये तो इसका फंक्शन है। ऑर्डर्स एक्सेस क्वांटिटी को ऑर्डर नहीं करेगा, इट्स नॉट द फंक्शन। मिनिमाइज कैरिंग कॉस्ट, ये भी इसका फंक्शन है। रिड्यूस ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये भी इसका फंक्शन है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग बफर स्टॉक? बफर स्टॉक क्यों रखोगे? टू ओवर स्टॉक द इन्वेंटरी? नहीं सर,
टू अवॉइड एक्सेस ऑर्डरिंग, नहीं सर। प्रिवेंट द स्टॉक आउट ड्यूरिंग डिलेज और अनएक्सपेक्टेड डिमांड, ठीक है ना। स्पीड अप द डिलीवरी, आंसर इज सी। नेक्स्ट, व्हाट डज द रीऑर्डर लेवल सिग्निफाइज? रीऑर्डर लेवल क्या बोलता है? मैक्सिमम स्टॉक नहीं, आइडियल परचेज क्वांटिटी नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट टू बी प्लेस्ड, प्लेस एंड न्यू ऑर्डर, एग्जैक्टली रीऑर्डर। यानी आप देखोगे हमें रीऑर्डर कब करना है, जैसे मैंने 100 और 50 का एग्जांपल दिया था, ठीक है। सी इज द आंसर, यहाँ पर तो आंसर सी है। इन ए 2 bin सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकंड bin? सेकंड bin का फंक्शन क्या है? टू स्टोर रिजेक्टेड स्टॉक, टू डिस्प्ले एक्सपायर, क्या लिखा है, एक्सपायर्ड आइटम्स, टू होल्ड रिजर्व स्टॉक्स फॉर डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम, ठीक है ना, टू होल्ड डैमेज्ड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ द लीड टाइम? तो क्वेश्चन तो ज्यादा आसान है। तो लीड टाइम के 2 कंपोनेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सप्लायर्स बाय टाइम, बी इज द आंसर। नेक्स्ट, which cost is associated with placing an order? Ordering cost, placing an order, remember this is placing an order. So carrying cost हो गया storage cost, holding cost, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ordering cost। Next, which cost is includes losses due to damage or expired goods, ठीक है ना। कौन सा लॉस होता है? अभी बोल दिया, so that is carrying cost, बोला ना अभी। ऑब्सोलेंस आएगा, शॉर्टेज आएगा, सॉरी शॉर्टेज नहीं, इंटरेस्ट आएगा, तो वो कैरिंग कॉस्ट हो गया। व्हाट डज द वीडी एनालिसिस स्टैंड्स? वीडी कहाँ लिखा है? वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। इन एबीसी एनालिसिस व्हिच आइटम रिप्रेजेंट मोस्ट एक्सपेंसिव? मोस्ट एक्सपेंसिव बोला था, आइटम ए है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफएसएन? एफएसएन बोला था अभी, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, ए है। नेक्स्ट, व्हिच क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक? अवेलेबिलिटी तो याद रखना, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक पे एसडी, स्कार्स, डिफिकल्ट एंड एसेंशियल। व्हाट डज द एसओएस? एसओएस आप देखोगे क्या होता है, मैनेजिंग सीजनल एंड ऑफ सीजनल आइटम्स। द मिनिमम स्टॉक लेवल इंडिकेटर्स, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? एवरेज क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक, लेवल बिलो विच स्टॉक मस्ट नॉट फॉल, हाईएस्ट क्वांटिटी इन्वॉल्व अलाउड इन द इन्वेंटरी, ठीक है ना। रीऑर्डर फ्रीक्वेंसी नहीं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। व्हाट इज मेंट बाय द सिलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल? तो आप देख सकते हो इसका सी आंसर है। चलिए, द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ सिलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल। देखो एबीसी अगर नहीं दिख रहा है, एबीसी भी है, XYZ, सीआरएम हमने नहीं देखा है, वीडी भी देखा है। नेक्स्ट, अंडर XYZ क्लासिफिकेशन इन्वेंटरी इज ग्रुप्ड बेस्ड ऑन, XYZ किस पे बोला था? चेक करोगे XYZ, वैल्यू ऑफ द स्टॉक हेल्ड। चलो ये देखोगे यहाँ पे XYZ कहां पर लिखा है, XYZ, चलो वो दूसरे स्लाइड में था। सो XYZ याद रखना आप, XYZ इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्टॉक हेल्ड। नेक्स्ट, शॉर्टेज कॉस्ट अराइजेस ड्यू टू, शॉर्टेज कॉस्ट ओवर स्टॉक्स आउट एंड लूज एंड लॉस ऑफ गुडविल, ठीक है। लीड टाइम डिले, बाय बल्क बाइंग। इन्वेंटरी कंट्रोल हेल्प्स इन minimizing total inventory cost, exactly. Last one, what is the key principle of inventory? Increasing purchase order, determining order points and order quantity, avoiding inspection, classifying। तो लिखोगे आप खुद, इसका आंसर भी है, ठीक है। तो मैं होप करता हूं आपको, ठीक है ना, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा इस वीडियो से, ठीक है। तो अगर कोई सा भी प्रॉब्लम आपको रहता है, समझ नहीं आया इस वीडियो को, आप दोबारा से देख लेना इस वीडियो को। आई होप आपको प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द क्वालिटी कंट्रोल। और याद रखना, ठीक है ना, ज्यादा आज चांसेस इसमें, ठीक है ना, लेस है टू गेट द क्वेश्चन, इसमें बहुत लेस चांसेस है टू गेट द क्वेश्चन, बिकॉज द एग्जामिनेशन इज OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, और हमारे पास में 120 क्वेश्चन ही होता है। तो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपका पेपर जो है 2001 में था, तो वहां 12 शिफ्ट्स हुए थे। 12 शिफ्ट्स में हमारा जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ज्यादा हो गया था, तो इसी वजह से उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे उधर इधर के, ठीक है ना। तो जितना इंपॉर्टेंट था इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, आप इसको देख सकते हो।
चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।